हेलो फ्रेंड्स, श्वसन तंत्र टॉपिक है। उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उनकी बात करते हैं। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि मनुष्य में श्वसन किसके द्वारा होता है। मनुष्य में श्वसन है वो किस अंग के द्वारा होगा। तो मनुष्य में मुख्य श्वसनीय अंग कौन सा माना जाता है? फेफड़े माने जाते हैं। ये फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा में स्थित फेफड़े होते हैं। इनके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। उस आवरण को क्या कहा जाता है? प्लूरा झिल्ली। आवरण को क्या बोला जाएगा? प्लूरा झिल्ली। प्लूरा झिल्ली। तो आपको पूछा गया था कि श्वसन, मनुष्य में श्वसन है वो किसके द्वारा होता है? तो फेफड़ों के द्वारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में दाएं और बाएं फेफड़ों में लोब या पालियों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य है उसमें जो फेफड़े पाए जाते हैं उनमें लोब्स की संख्या कितनी होती है? तो फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। और ये क्या है? ये श्वास नली है। तो श्वास नली आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाती है और ये भाग कहाँ प्रवेश करते हैं? आपके फेफड़ों में प्रवेश करते हैं। जो दायां फेफड़ा है वो थोड़ा बड़ा होता है साइज में, और जो बायां फेफड़ा है वो कैसा होगा? छोटा होगा। छोटा किस कारण होता है? क्योंकि ये यहाँ पर ये खांच पाई जाती है। इस खांच में क्या स्थित होता है? हृदय स्थित होता है। हृदय स्थित होता है। तो हृदय स्थित होने के कारण जो बायां फेफड़ा है वो साइज में थोड़ा छोटा हो जाता है। इसमें लोब या पालियों की बात करें तो ये आपको पालियां दे रखी हैं, 1 2 3। तो दाएं फेफड़े में 3 पालियां होंगी, बाएं में 1 और 2, यानी 3 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे ये जो श्वास नली है इसमें जो श्वसनीय है आगे भागों में अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती हैं, और जो लास्ट में अंतिम सिरे पर गुब्बारेनुमा संरचनाएं होती हैं जिनमें हवा भरी रहती है उनको क्या बोलते हैं? कूपिकाएं बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कूपिकाएं। कूपिकाएं। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगी? कूपिका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि श्वास नली में अपूर्ण छल्ले किसके बने होते हैं। जो श्वास नली है ट्रेकिया, उसमें जो सी के आकार के आपको छल्ले दिखाई दे रहे हैं, कैसे हैं? सी के आकार के। तो ये छल्ले हैं वो किसके बने होते हैं? इन छल्लों का कार्य क्या होता है? अगर ये छल्ले नहीं होंगे, इन श्वास नली में अगर ये छल्ले नहीं होंगे तो हमारी श्वास नली है वो सिकुड़ जाती है। तो श्वास नली को सिकुड़ने से बचाने के लिए इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, और ये छल्ले किसके बने होते हैं? हाइलिन उपास्थि के बने होते हैं। तो हाइलिन उपास्थि इसका आंसर हो जाएगा। रेशेदार उपास्थि की बात करें तो रेशेदार उपास्थि है वो कहाँ पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी में क्या पाई जाती है? रेशेदार उपास्थि। जो कैल्सिफाइड उपास्थि है वो मेंढक और शार्क में, मेंढक और शार्क होते हैं, उनमें कौन सी पाई जाती है? कैल्सिफाइड उपास्थि। प्रत्यास्थ उपास्थि की बात करें तो ये हमारे नाक और कान है, इनमें पाई जाती है। नाक और कान में कौन सी उपास्थि पाई जाती है? प्रत्यास्थ उपास्थि। तो जो अपूर्ण छल्ले होते हैं वो किसके बने होते हैं? हाइलिन उपास्थि के। अगला क्वेश्चन है कि भोजन को निगलते समय कौन सा भाग इसे श्वास नली में जाने से रोकता है। जब हम भोजन निगलते हैं तो भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकेगा? तो ये श्वसन तंत्र का डायग्राम है। ये यहाँ पर आहार नाल भोजन हम ग्रहण करते हैं तो भोजन कहाँ जाता है? आहार नली में जाता है। और ये इधर से नाक के द्वारा हम श्वास लेते हैं, तो ये कौन सी आपकी श्वास नली है। जो श्वास नली और आहार नली एक दूसरे को क्रॉस करती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रसनी। तो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखते हैं अपन। ये चौराहे जैसी संरचना दिखाई देती है। ये आपकी आहार नली हो गई, ये श्वास नली हो गई। ये दोनों जिस एरिया पर क्रॉस करती है यानी एक दूसरे को काटती है उस क्रॉस एरिया को क्या कहा जाता है? ग्रसनी। क्रॉस एरिया को क्या कहा जाएगा? ग्रसनी कहा जाता है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के टुकड़े हैं, इनके पास 3 ऑप्शन होते हैं, ये किधर जाए। या तो ये आहार नली में चला जाए, या ऊपर नाक की तरफ, या श्वास नली में। तो श्वास नली में जाने से कौन रोकता है? ये श्वास नली है। यहाँ पर एक ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है, उसको घाटी ढक्कन या क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस।
तो ये एपिग्लोटिस क्या करती है, जब हम भोजन निगलते हैं तो ये इस श्वास नली को ढक लेती है, तो भोजन किधर नहीं जाएगा, आपका श्वास नली में नहीं जाता। तो भोजन को ऊपर नाक की तरफ जाने से कौन रोकता है, यूला। यूला। जब आप दर्पण के सामने खड़े हो मुंह खोलकर देखेंगे तो आपको लास्ट में एक गुलाबी कलर की लटकती हुई एक संरचना दिखाई देती है, उसको क्या बोलते हैं, यूला बोला जाता है। जब हम भोजन करते हैं तो ये यूला है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, तो भोजन किधर नहीं जाएगा, आपका नाक की तरफ नहीं जाता। तो लास्ट में कौन एक ऑप्शन बचता है कि भोजन कहाँ जाए, आपकी आहार नली में जाए। तो इसलिए भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है, एपिग्लोटिस। जब हम खाना खाते समय बातें करते हैं या हंसी आ जाती है तो ये एपिग्लोटिस यानी वो ढक्कन है वो खुल जाता है श्वास नली का, तो भोजन कहाँ चला जाता है, आपका श्वास नली में चला जाता है। इसलिए खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए। अगर भोजन श्वास नली में चला जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन क्या होता है कि हम भोजन श्वास नली में जाता है तो इसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो हमें खांसी आती है, तो खांसी आने के कारण भोजन कहाँ जाएगा, नाक की साइड से होकर बाहर आ जाता है। तो आपको पूछा गया है कि भोजन को निगलते समय कौन सा भाग है वो श्वास नली में जाने से रोकता है, तो एपिग्लोटिस इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निःश्वसन के दौरान डायफ्राम है उसका आकार कैसा हो जाता है। एक होता है निःश्वसन यानी श्वास को अंदर लेना, एक होता है श्वास को बाहर छोड़ना, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, उच्छ्वसन कहा जाता है। तो निःश्वसन के दौरान ये आपके फेफड़े हैं, फेफड़ों के नीचे क्या स्थित है, डायफ्राम स्थित है। जब हम श्वास अंदर की ओर लेते हैं तो फेफड़े हैं होते हैं, इनका आकार है वो थोड़ा बढ़ जाता है। आकार बढ़ने के कारण ये डायफ्राम पर प्रेशर लगाएगा, तो प्रेशर लगाने के कारण ये जो संरचना है कैसी हो जाएगी, सीधी या सपाट हो जाती है। डायफ्राम की स्थिति कैसी हो जाएगी, ये सीधा यानी सपाट हो जाएगा। जब श्वास वापस छोड़ते हैं तो ये वापस उसी स्थिति में यानी गुंबद के आकार का बन जाता है। तो आपको पूछा गया था कि निःश्वसन के दौरान डायफ्राम की स्थिति आकार कैसा होता है, तो सपाट होता है। तो संकुचित और सपाट इसका आंसर हो जाएगा। गुंबद के आकार का कब होगा, ये गुंबद के आकार का कब होता है, जब हम श्वास छोड़ते हैं। तो उस श्वसन के दौरान डायफ्राम का आकार कैसा हो जाएगा, गुंबद के आकार का। एक वयस्क मनुष्य में श्वास की दर होती है, एक वयस्क मनुष्य उसमें श्वास की दर कितनी होगी। वयस्क मनुष्य में श्वास की दर है वो 12 से 18 प्रति मिनट होती है। ये हृदय की धड़कन नहीं है, हृदय की धड़कन कितनी होती है, 72 प्रति मिनट होती है। ये श्वास की दर पूछी गई है, तो श्वास 1 मिनट में यानी कितनी बार लेते हैं, कितनी बार छोड़ते हैं, तो ये कितनी होगी, 12 से 18 प्रति मिनट। छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये श्वास लेने की दर ज़्यादा होती है, छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में कितनी होगी है, 40 से 45 प्रति मिनट। तो वयस्क मनुष्य में पूछा गया है तो 12 से 18 प्रति मिनट इसका आंसर होगा। हमारी छोड़ी हुई श्वास में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो लगभग कितनी होती है। जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होगी। तो हमारी बॉडी में वातावरण से जब हम वायु अंदर लेते हैं यानी इन हो रही है, अंदर हो रही है, तो उसमें नाइट्रोजन की कितनी होगी, इन यानी श्वास अंदर ले रहे हैं तो नाइट्रोजन 78%। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तब कितनी लेते हैं, 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड है ये 0.03%। ये तो कब हो रही है, जब हम श्वास अंदर ले रहे हैं तब। जब हम श्वास छोड़ते हैं बाहर की तरफ तो ये नाइट्रोजन का परसेंट है ये तो 78% सेम रहता है। ऑक्सीजन का परसेंट है वो कम हो जाएगा, कितना होगा, 16%। जब श्वास छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होगी, तो 16% हो जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी 4% मात्रा है वो होती है। तो आपको पूछा गया है कि जब श्वास छोड़ रहे हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होगी, तो 4% इसका आंसर होगा। ऑक्सीजन की मात्रा का ध्यान में रखना है कितना होता है, 16% होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है। एम्फीसेमा बीमारी किससे संबंधित है, तो एम्फीसेमा बीमारी है ये किससे संबंधित है, फेफड़ों से संबंधित है। फेफड़ों से संबंधित होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है इसमें, या हम सामान्य भाषा में कहें कि सांस फूलने लगती है। तो एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे हो गया, आपका फेफड़ों से हो गया। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मुख श्वसन तंत्र में किस अंग के तौर पर कार्य करता है। प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक किस अंग के तौर पर कार्य करेगा। तो मुख है वो श्वसन तंत्र में किस अंग के रूप में कार्य करता है, द्वितीयक अंग के रूप में कार्य करता है।
अगर आपसे पूछा है कि प्राथमिक अंग के रूप में कौन कार्य करता है, तो आपका नाक आंसर होगा कि नाक है वो प्राथमिक अंग के रूप में कार्य करता है और मुख है वो द्वितीय अंग के रूप में कार्य करता है। श्वसन की क्रिया किस में संपन्न होगी? श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? राइबोसोम, हरितलक, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो श्वसन की क्रिया है वो कहाँ पर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में संपन्न होती है।